इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी, it is the property of the body by virtue of which it tries to regain its original shape when deforming force are removed. क्या है ये प्रॉपर्टी है बॉडी की, by virtue of which it tries to regain its original shape and size when deforming force is removed. तो अब जो रिजिड बॉडी होती थी उसमें तो हम बोलते थे कि 2 पॉइंट्स की रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें 2 पॉइंट्स की दूरी हमेशा सेम रहती है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी बिहेवियर हर बॉडी शो करती है. देयर इज नो सच थिंग व्हिच वी कैन कॉल रिजिड बॉडी बिकॉज एवरी बॉडी शोज सम इलास्टिक बिहेवियर. तो रिजिड बॉडी टाइप जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई इलास्टिक बिहेवियर जरूर बॉडी शो करती है. इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द virtue by which it is the property of body by virtue of which it tries to regain its original shape and size when deforming force is removed. अब deforming force कौन सी होती है? ये जैसे बॉडी है, इस पे अगर ऐसे फोर्स लग रही है F, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? दोनों साइड से लगती है, अपोजिट होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है ऑन बोथ साइड्स. कैसे? डिफॉर्मिंग फोर्स ये F तब मानी जाएगी जब इधर भी फोर्स F लग रही हो, या ऐसे फोर्स की बजाय कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रही हो तब भी डिफॉर्मिंग फोर्स मानी जाएगी, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट दोनों साइड लगती है तब होती है. लेकिन जनरली ऐसे लगाते नहीं है फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाई जाती है? जैसे एक बॉडी है, ये ऐसे मान लो यहां पे हिंज्ड है, ठीक, ये ऐसे बॉडी थी, ये ऐसे हिंज्ड है. अब ये फोर्स जो है अगर ऐसे F लगाऊं तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स खुद बन जाएगी, बिकॉज ये ऐसे यहां से टूट नहीं रही है. इसका मतलब ये जो वॉल है ये भी यहां पर ऐसे F लगा रही होगी. इसी तरह से अगर ये F इस तरह से लगा दूं तो यहां से भी F, क्योंकि ये अंदर नहीं जा रही तो यहां से भी F ऐसे लग रही होगी. तो अपने आप ये जो अपोजिट फोर्स F है, ये ड्यू टू हेल्प ऑफ दिस वॉल वी गेट, एंड देयरफॉर दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स होगी. अब ये ऐसे भी लग सकती थी, ऐसे भी लग सकती थी, और ये ऐसे भी लग सकती है. F अगर ऐसे लगाएंगे तो यहां पर F क्या होगा? ऐसे लग जाएगी, ऐसे F लग जाएगी, ठीक. तो इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. अब जैसे कोई क्यूब है, मान लो क्यूब है, अगर ये यहां बॉटम पे हिंज्ड है और यहां मैं फोर्स F लगाऊं तो ये यहां से हिंज था, यहां पर पूरी ये जो बेस है ये हिंज्ड है, हिंज, तो यहां पे भी फोर्स क्या लग रही है? F लग रही है. तो ये क्या हो गया? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स. अच्छा, एक रिफॉर्मिंग फोर्स भी होती है. रिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? अब जैसे 2 केस हो सकते हैं. जैसे ये बॉडी है, ये यहां पे हिंज्ड है, अब यहां पर फोर्स लगा दी F. अब या तो इसकी शेप लेंथ यही रहेगी, लेंथ L ही रहेगी लगाने के बाद भी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर अगर F फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पर अगर ये FD है तो एक रिफॉर्मिंग फोर्स भी लगती है FR. इसी तरह से यहां पे भी लगेगी FR ऐसे, और यहां ये डिफॉर्मिंग फोर्स भी लग रही है, ठीक. तो अगर ये लेंथ रिमेन सेम तो हम बोल देते हैं कि FD जो है वो FR के बराबर है. FD इज इक्वल टू FR. लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेट बीच में आ जाती है. अगर लेंथ चेंज होती है तो इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है, जिसपे क्या बोलते हैं हम? ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान ये लेंथ इससे ज्यादा है, L डैश बोल दो. तो यहां पर क्या है? यहां पर FD जो है FR से ज्यादा होती है. FD ग्रेटर देन FR. इसीलिए लेंथ इसकी चेंज होकर L डैश होगी, और फाइनली क्या हो जाएगी? मान लो L फाइनल हो गई, ठीक. अब जो यही फोर्स लग रही है FD, सेम FD फोर्स इज एक्टिंग, लेकिन अब लेंथ चेंज नहीं हो रही. तो अब क्या हो गया? फिर से FR इक्वल टू FD होगी. F डिफॉर्मिंग इज इक्वल टू F रिफॉर्मिंग. तो फिर से इक्वल हो गई. तो ये हो गया रिफॉर्मिंग एंड रिफॉर्मिंग फोर्सेस. अब कुछ टाइप्स के स्ट्रेसेस होते हैं. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, या रिफॉर्मिंग बोल सकते हैं इसको. रिफॉर्मिंग इक्वल टू डिफॉर्मिंग हो जाती है फाइनली, तो जैसे मैंने इसमें दिखाया. तो स्ट्रेस क्या होती है?
स्ट्रेस होता है हमारे, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। फर्स्ट स्ट्रेस कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं इसको। सेकेंड टाइप कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल, नहीं लॉन्गिट्यूडनल नहीं, सेकेंड स्ट्रेस कौन सा होता है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कई जगह 3 भी लिख देते हैं, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, टेंजेंशियल और शियरिंग। ठीक, अब नॉर्मल स्ट्रेस में दो टाइप्स के हो जाते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और दूसरा कौन सा होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया लगता है। जैसे ये एरिया ऐसे और फोर्स ऐसे लगा दे तो ये क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। ठीक, और ये लॉन्गिट्यूडनल भी दो तरह से होता है, टेंसाइल एंड लॉन्गिट्यूडनल। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अच्छा ये तो नॉर्मल लग गया। अच्छा टेंजेंशियल, ये बता रहा हूं मैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस में दो तरह के हो सकते थे, लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल और सॉरी लॉन्गिट्यूडनल तो ये खुद ही है, ये होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो अब ये कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल और कॉम्प्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल दो तरह का होता है, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल। ये तो हो गया कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी को परपेंडिकुलर ही रखूं इस फोर्स को मैं, लेकिन ऐसे लगा लूं तो ये हो जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये हो गया टेंजेंशियल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये इसको क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोल दो या लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप्स है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। तो ये टेंसाइल हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। टेंसाइल को टेंजेंशियल से कंफ्यूज मत करना। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये एक्चुअली लिक्विड में लगता है, जैसे लिक्विड है यहां पर, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम, इसकी वजह से प्रेशर आ जाता है। ठीक, ये आउटसाइड होगी और इनसाइड से इसकी अपनी तरफ से बॉडी फोर्स लगा रही है छोटे से एरिया पे, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा यहां पर ये स्ट्रेस क्या होगा? ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है, दिस इज इक्वल टू, अगर ये F1 है तो ये हो गया F1 बाय, और एरिया A है, ये वाला एरिया, तो F1 बाय A। ये F2 है मान लो, तो ये क्या हो गया? F2 बाय A जो भी है, ठीक, यही चीज हो जाएगी। ये भी F1 है मान लो, तो F1 बाय A। अच्छा टेंजेंशियल स्ट्रेस रह गया, ये कौन सा होता है? जैसे ये बॉडी थी, अगर फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस लगे, फोर्स ऐसे, ये एरिया वही A है, ये मान लो F2 है, तो यहां पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू F2 बाय A के, ये चीज हो जाएगी। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? ये जो फोर्स आउटसाइड लग रही है, ठीक, इसकी वजह से इस एरिया पे लग रही है, ठीक है, ये एरिया A हो गया, तो F बाय A हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर हो जाता है एक तरह से। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब ये लिक्विड पे लगता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम किसके लिए करते हैं? लिक्विड के लिए। PDA हो गया, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ठीक, आउटसाइड एंड PDA फ्रॉम इनसाइड लगता है, बॉडी तभी इक्विलिब्रियम में रहती है। मान लो ये लिक्विड सरफेस था, तो ये मान लो प्रेशर आउटसाइड P आउट है और यहां प्रेशर इनसाइड P इन है, तो और ये मान लो DA है, तो P आउट इंटू A इक्विलिब्रियम में है ना, तो P आउट इंटू DA इज इक्वल टू P इन, इनसाइड जो प्रेशर है, इंटू DA, ये बराबर होता है, मतलब P आउटसाइड इक्वल टू क्या है? P इनसाइड है। यही हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, आउटसाइड जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर इनसाइड से मिल रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम में बॉडी बर्स्ट नहीं हो रही। ठीक, तो ये चीज होती है। अच्छा
तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेसेस, स्ट्रेस हो गए। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन कौन सा होता है? स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया जाता है? दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया भी लग सकती थी और टेंजेंशियल भी लग सकती थी। अब स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द चेंज इन लेंथ व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो चेंज इन लेंथ कितना है? डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। व्हेन फोर्स इज एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वी डिफॉर्मिंग एज मैग्नीट्यूड और डिफॉर्मिंग एंड रिफॉर्मिंग सेम मानते हैं हम, ठीक है। डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन क्या होता है? डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन, जो बॉडी है उसमें कितनी डिफॉर्मेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल। अगर ये एल नॉट थी लेंथ इसकी, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई ऐसे, तो इसमें डेल्टा एल का चेंज आ गया, ठीक। ये एल डैश हो गई और ये एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया गया? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ कितना चेंज हुआ? इतना। पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा? दैट इज वी कॉल स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया? डेल्टा एल बाय एल नॉट, सॉरी एल नॉट लिखना पड़ेगा ना, ओरिजिनल लेंथ के में कितना चेंज आया? डेल्टा एल का, एल नॉट थी तो अब चेंज कितना आया? डेल्टा एल प्लस एल नॉट, ठीक है। ये एल नॉट प्लस डेल्टा, टू डेल्टा एल बाय एल नॉट, दिस इज स्ट्रेन। अब इस रेशियो को क्या बोल देते हैं? इस रेशियो को क्या बोल देते हैं? लेंथ में जब चेंज तो इसको बोल देते हैं यंग्स मॉडुलस, डिनोटेड बाय गामा, यंग्स मॉडुलस, ठीक। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे हो जाएगा? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक। डेल्टा, जैसे डेल्टा एल था तो ये वॉल्यूम के लिए है, तो वी नॉट अगर वॉल्यूम है उसमें डेल्टा वी का चेंज आया है तो डेल्टा वी बाई वी नॉट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? बल्क मॉडुलस। इसको बल्क मॉडुलस बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं इसको। और ये क्या हो जाता है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा? इस बल्क मॉडुलस की मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा बल्क मॉडुलस को? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, ठीक। ये सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ये जो रेशो है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यंग्स मॉडुलस तो ये होता है ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज द, इस रेशो को गामा यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो ये हो जाएगी, स्ट्रेस तो होता था एफ बाय ए जो हमने पहले सीखा था, और ये स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल बाय एल नॉट। इसी तरह से, सॉरी ये गलत बता हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस रेशियो इज गिवन बाय बल्क मॉडुलस बी, बल्क मॉडुलस बी। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस डीपी प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी, ये हो जाता है। ये नेगेटिव साइन, क्योंकि बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये रेशियो पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है, क्योंकि जो ये प्रेशर है, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। प्रेशर आउटसाइड ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, तो ये क्या हो गया? माइनस डेल्टा पी बाय, इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। समझने के लिए क्या है, डेल्टा पी और डेल्टा वी का साइन ऑपोजिट होता है, मतलब ये नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन दिया गया है, बिकॉज बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये कैसे होता है? डेल्टा पी और डेल्टा वी हमेशा अपोजिट कैसे होंगे? जैसे मान लो आउटसाइड प्रेशर इक्विलिब्रियम था तो पी आउटसाइड इज पी इनसाइड था, लेकिन अगर पी आउटसाइड को मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड इज पॉजिटिव, बट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल
इज नेगेटिव, तो ये अपोजिट साइन के रहेंगे हमेशा। इसी तरह पी आउट को पी इन से कम कर दूं तो पी इन ज्यादा हो जाएगा, तो पी आउट माइनस पी इन ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल उस केस में क्या होगा, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि डेल्टा पी और डेल्टा वी का साइन ऑपोजिट होता है, जैसे ये होगा या ये होगा, तो ऑपोजिट हुआ तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन दिया जाता है, तो ये होता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस जो है ये तीनों के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के लिए ये डिफाइन होता है। वेयर दिस इज फॉर सॉलिड्स ओनली, ये सॉलिड्स के लिए होता है। ये तीनों के लिए क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंप्रेसिबल होते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो इसलिए तीनों के लिए है। ठीक है, तो अब ये जो बल्क मॉडुलस जो गैस के लिए होता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, सॉरी प्रेशर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो गैस में हमने हीट में पढ़ा था कि अगर 11th में था ना हीट, तो उसमें हमने पढ़ा था 11th में ही, ये चैप्टर भी 11th में ही है, तो हीट में हमने क्या पढ़ा था कि जो गैस है, अगर मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डीवी क्या होगा, जीरो। अब ये जो डेल्टा वी हमने लगाया है, अगर ये जीरो हो गया तो बी क्या हो जाएगा, इनफिनिट। अगर मान लो आइसोकोरिक की बजाय एडियाबैटिक है, तब कुछ और आएगा बी की वैल्यू। अच्छा, और ये आइसोकोरिक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। आइसोथर्मल में प्रेशर की इक्वल आ जाती है, तो इट इज प्रेशर डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये प्रेशर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, तीसरा कौन सा स्ट्रेस होता है, शेयरिंग स्ट्रेस ना। शेयरिंग स्ट्रेस कैसे होता है, दो तो कर लिए, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा, तीसरा स्ट्रेस होता है शेयरिंग स्ट्रेस, या जिसको हम टेंजेंशियल बोल रहे थे। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, इसको यहां पे नीचे बेस को हिंज कर रखा है, तो यहां से अगर फोर्स लगेगी तो होगा क्या, यहां से अगर फोर्स लगेगी तो ये जैसे मान लो ऐसे था, ठीक, ये हिंज है नीचे की तरफ, ये पूरा बेस हिंज है, तो थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी इसकी, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो कुछ ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे शेप हो जाएगी ना। तो ये जो एंगल होता है इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये थीटा इज एफ बाय ए। ये कौन सा हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय थीटा। शेयरिंग स्ट्रेस तो थीटा नहीं होता, शेयरिंग स्ट्रेस तो फोर्स बाय एरिया ही होगा। ये जो एरिया है ये वाला, तो एफ बाय ए हो जाता है। ठीक, शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है, एफ बाय ए। शेयरिंग स्ट्रेस इज एफ बाय ए हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेन कैसे होगा, उसमें थीटा हो जाएगा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस तो मैंने पहले ही बता दिया था, पैरेलल टू सरफेस लगती है ना फोर्स, ये सरफेस क्या है, पैरेलल है। ये वाला केस भी बताया था मैंने। शेयरिंग स्ट्रेस तो मैं बता चुका हूं ना, ऐसे लगती है फोर्स पैरेलल टू सरफेस, तो ये क्या हो गया, एफ बाय ए। शेयरिंग स्ट्रेस इज एफ बाय ए। अगर मान लो ये किसी एंगल पे लग जाए ऐसे, तो अब इसमें दोनों स्ट्रेस हो जाएंगे। अगर ये थीटा है और ये एफ है, तो शेयरिंग स्ट्रेस तो हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर लगता है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एफ कॉस थीटा बाय ए। तो इसमें दोनों हो गए। अच्छा, स्ट्रेन क्या होगा, अब ये वाली लेंथ चेंज हुई है ना इसकी, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इज गिवन बाय थीटा, शेयरिंग स्ट्रेन इज गिवन बाय थीटा। अब ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, इसलिए इस थीटा को क्या बोल देते हैं, टेन थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, थीटा इज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज टेन थीटा, और टेन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय, फिर से वही आ गया। अगर ये x है, मान लो x है ये डेल्टा x, तो x बाय
ये जो लेंथ है ये हो जाएगी, ये मान लो लेंथ कितनी थी, y ले लो, ठीक, तो x बाय वाई हो जाएगा। तो थीटा और टेन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये मान लो लेंथ इसकी l थी, तो ये l हो गया, ये डेल्टा x, स्मॉल चेंज, क्योंकि ये स्मॉल होती है इसलिए थीटा, वैसे थीटा होता है एक्चुअली, लेकिन बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा कैन बी टेकन एज टेन थीटा, और टेन थीटा लेंगे तो डेल्टा x बाय डेल्टा l बन गया, वेरी स्मॉल। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। अच्छा, अब ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इस रेशो को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ, रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी सॉलिड्स के लिए ही होता है, बस सॉलिड्स ओनली। तो यंग्स मॉडुलस और ये ईटा सॉलिड्स के लिए होते हैं, बस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको, और ये सॉलिड्स के लिए होते हैं। यंग्स मॉडुलस जो था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज गिवन बाय गामा यंग्स मॉडुलस, एंड दिस शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू ईटा is called modulus of rigidity, is also for solids only, both are for solids only, not for liquid and gases. अच्छा, अब ये क्या हो जाए, ईटा क्या हो जाएगा, एफ बाई ए अपॉन थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया, स्ट्रेस क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए, ये पहले ही कर चुके, और अपॉन थीटा होता है, मैंने कहा शेयरिंग स्ट्रेस थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बाई ए थीटा। अच्छा, और वो जो गामा था वो क्या था, स्ट्रेस बाय एफ बाय ए, फोर्स, ये तो स्ट्रेस हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल वाला है ये, तो ये स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल, तो ये क्या आ गया, एफ एल बाय ए डेल्टा एल, ये आ गया, दिस इज यंग्स मॉडुलस। अच्छा, ये कितना आ गया, एफ एल बाय ए डेल्टा एल। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक वाला भी इसी तरह कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस बी इस डेल्टा, ये मैंने ऐसे बोला था, तो ये क्या हो जाए, डेल्टा को हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीपी अपॉन डीवी बाय वी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डीपी बाय वी, डीपी बाय डीवी हो जाएगा, माइनस वी डीपी बाय डीवी, दिस इज बल्क मॉडुलस। ठीक, और ये क्या हो गया, ईटा इज एफ बाय ए थीटा। एक्चुअली इसको समझने के लिए ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, ए को नीचे मत ले जाओ, तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड्स ओनली, और गामा भी फॉर सॉलिड्स ओनली, एंड बल्क मॉडुलस बी कैन बी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑल थ्री। ठीक है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1/b। बल्क मॉडुलस का अगर रिवर्स कर दो तो मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये भी कई बार गिवन होता है, तो हमें बल्क मॉडुलस चाहिए होता है, तो इसका रिवर्स कर दो, दिस इज एक्चुअली 1/b। ठीक है, ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज 1/b, बल्क मॉडुलस, b is what, this is bulk modulus, तो this is reverse of, रिवर्स नहीं, इसका मतलब बल्क मॉडुलस 1/b, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो कई बार क्वेश्चंस में ये गिवन होता है, हमें बल्क मॉडुलस चाहिए, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो तब हम निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे कौन सा, हुक्स लॉ करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ।